हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लास्ट 12 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी बीम के लिए, किसी भी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर के लिए किस तरह से ड्रॉ किया जाता है मैंने उसको डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में मूविंग लोड के लिए 5 केसेस बताए थे, हमने लास्ट 5 वीडियोस में उन 5 केसेस को डिस्कस किया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे। अब आज हम आगे चलते हैं और रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के इस 13वें पार्ट में हम किसी भी ब्रिज ट्रस मेंबर के अंदर, मतलब कोई भी ट्रस हो और उस ट्रस के मेंबर के अंदर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एक बीम के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और किसी भी ट्रस के जो मेंबर होते हैं उसके इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब हम बीम के इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था कि हम जो स्ट्रेस फंक्शन होते हैं जैसे कि रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम जनरली ड्रॉ करते थे। लेकिन जब हम ट्रस की बात करते हैं तो फिर ट्रस के केस में जो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो एक्सियल फोर्स के लिए करेंगे। ठीक, अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस इतना याद रखिए कि किसी भी ट्रस के लिए जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, मतलब एक्सियल फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और जो मैंने कहा उसको मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल के भी लिखा, क्या कि इन्फ्लुएंस लाइन फॉर स्ट्रेसेस इन फ्रेम या ट्रस के अंदर। ठीक, स्ट्रेस मतलब एक्सियल फोर्स की बात कर रहा हूँ। एक्सियल फोर्स या तो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। ठीक है, किसके केस में? ट्रस के मेंबर के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब एक डिफरेंस की बात और करते हैं। क्या? देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इन द केस ऑफ ए बीम द यूनिट लोड एक्चुअली क्रॉसेस each and every section and hence the influence line ordinate changes from point to point as the unit load moves। देखिए, जब हम किसी बीम की बात करते थे तो यूनिट लोड को मूव करा के हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाते थे। मतलब यूनिट लोड जो मूव करता था वो हर क्रॉस सेक्शन को पास करता था, मतलब हर क्रॉस सेक्शन से होते हुए जाता था। तो फिर आप किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर पाते थे वो हर सेक्शन, मतलब किसी भी सेक्शन के लिए वैलिड होता था। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, मैंने कहा कि जब हम यूनिट लोड को किसी भी बीम के ऊपर से मूव कराते थे तो फिर उस स्ट्रेस फंक्शन के लिए, किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर पाते थे। जैसे किसी सेक्शन पे आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम उसको कैलकुलेट या उसको ड्रॉ कर पाते थे। ठीक है, लेकिन ट्रस के केस में वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि नियरली ऑल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स एंड गिर्डर्स विथ फ्लोर बीम्स सब्जेक्टेड टू लोड्स वेदर व्हील लोड हो या यूडीएल हो आर अप्लाइड एट द नोड्स और जॉइंट्स ओनली। ठीक है, मैंने कहा कि जो भी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिन या गिर्डर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं, चाहे वो यूडीएल लगाएं चाहे व्हील लोड लगाएं, बस उसमें अगर फ्लोर स्लैब है तो फिर लोड कहाँ लगता है मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रस है और इस ट्रस के अंदर मैंने यहाँ पे ये मेन गिर्डर बनाया और ये फ्लोर बीम्स हैं, ये स्ट्रिंजर्स हैं और इसके ऊपर फ्लोर स्लैब रखी जाती है। ठीक है, मतलब ये जो मेन गिर्डर है जिस पे लोड आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो कुछ डेफिनेट पॉइंट्स पे हो रहा है और किसके थ्रू हो रहा है? इन फ्लोर बीम्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये डेक है, इसके ऊपर से लोड मूव करेगा। ठीक, ये इसके ऊपर ही आपने फ्लोर स्लैब कास्ट की और फ्लोर स्लैब के ऊपर से ही लोड मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो लोड ट्रांसफ़र होगा इस मेन गिर्डर के ऊपर वो कुछ डेफिनेट पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इस केस के लिए हम किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं कर पाएंगे, हम पैनल के लिए कर पाएंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि ड्यू टू दिस, मतलब इस रीज़न के कारण क्या होगा,
द फंक्शन सच एज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर ए पैनल और स्ट्रेसेस इन द मेंबर। ठीक, कि मतलब ये जो पैनल है, देखिए ये ए बी, ये जो लिखे ना ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ये एफ जी, ये पैनल्स हैं। ठीक है, इनको मैंने पैनल्स बोला, ये देखो ये पैनल लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पैनल में किसी भी पैनल के लिए मुझे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना हो, या इस मेंबर के लिए एक्शियल फोर्स का, मतलब ये जो पैनल मेंबर है एफ जी, इसके लिए एक्शियल फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेस इन द मेंबर ऑफ द पैनल सिचुएटेड बिटवीन द नोडल पॉइंट्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब जो भी क्वांटिटी होगी, चाहे आप शेयर फोर्स बेंडिंग की बात कर रहे हैं या एक्शियल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पैनल के लिए वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, मतलब अगर मैं इस DE पैनल के लिए या इस CD पैनल के लिए शेयर फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, तो फिर उस पोर्शन CD में शेयर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी, उस पोर्शन में बेंडिंग की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ठीक, और इस CD पोर्शन में जो मेंबर है, ये CD मेंबर जो है, इसके लिए एक्शियल फोर्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं या एक्शियल फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक्शियल फोर्स की वैल्यू इस CD पोर्शन में कांस्टेंट होगी, क्योंकि लोड या तो इधर एक्ट कर रहा है या इधर एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर भले ही आप UDL मूव करें चाहे व्हील लोड को मूव करें, लेकिन जो लोड ट्रांसफ़र हो रहा है इस मेन गिर्डर के ऊपर, वो तो डेफिनेट पॉइंट्स पे ही हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे पैनल का कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। और देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हैंस इन्फ्लुएंस लाइन इज प्लॉटेड फॉर ए पैनल, कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो प्लॉट होता है वो पैनल के लिए होता है, और फॉर ए मेंबर, पैनल के लिए या उस पर्टिकुलर मेंबर, जैसे ये मेंबर है ए बी ट्रस के केस में वो मेंबर हो गया, तो मेंबर के लिए बोल दिया मैंने, एंड नॉट फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए गिर्डर और फ्रेम। जैसे बीम के केस में हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे शेयर फोर्स के लिए या बेंडिंग मोमेंट के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर पाते थे, वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पैनल के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और मेंबर के लिए, ठीक है, पैनल के लिए या मेंबर, देखो पैनल के लिए बोलूँगा मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग की बात कर रहा हूँ, और अगर मेंबर की बात कर रहा हूँ मतलब एक्शियल फोर्स के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, द ऑर्डिनेट ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आर टर्म्ड एज इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, कि किसी भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का जो ऑर्डिनेट होता है उसे आप इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट भी बोलते हैं। मतलब यूनिट लोड का कितना इन्फ्लुएंस है उस स्ट्रेस फंक्शन के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसे मैंने बोला इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई सारी बुक्स में इसको इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट लिखा है, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, देखिए अब मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली इन्फ्लुएंस लाइन फॉर गिर्डर विथ फ्लोर बीम्स। ठीक है, कि ये फ्लोर बीम्स है, ये मेन गिर्डर है, और मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है किसी भी स्ट्रेस फंक्शन, मान लीजिए शेयर फोर्स के लिए या बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो वो किस तरह का ड्रॉ होगा उसकी बात करते हैं। किसी भी मेंबर के लिए एक्शियल फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होगा उसको मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे किसी भी पैनल के लिए शेयर फोर्स का या बेंडिंग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का ड्रॉ होगा उसकी बात करता हूँ जब फ्लोर बीम लगे हों स्ट्रक्चर में तब। ठीक है, तो देखिए अब ये मैंने कहा ट्रस, ये एक फ्लोर बीम है। ठीक है, और इसके ऊपर जब लोड को आप मूव करते हैं तो फिर इस CD पैनल के लिए शेयर फोर्स का जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर FCD। देखिए जब हम बीम की बात करते थे और लोड को पास कराते थे यूनिट लोड को, तो फिर किसी भी सेक्शन पे जो शेयर फोर्स का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनता था उसे मैं लिखता था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर FCFD, या कोई भी एक सेक्शन को हम बता पाते थे। लेकिन यहाँ पे इस केस में जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना है वो किसके लिए बना है, इस CD पैनल के लिए है ये। ठीक, इसलिए मैंने इसको लिखा FCD। ये जो CD है ये उस पैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, वहाँ पे एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता था जब आप बीम की बात करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक
ठीक है। और जब हम किसी सेक्शन की बात करते थे बीम में, तो आप क्या करते थे, यहाँ से इस तरह से एक वर्टिकल लाइन आती थी और आप इसको यहाँ ज्वाइन करते थे, इसको यहाँ ज्वाइन करते थे, ये लाइन इसके पैरेलल होती थी, ये थीटा होता था, वो भी थीटा होता था। लेकिन यहाँ पे बस कैसे मिलेगा आपको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिल जाएगा शेयर फोर्स के लिए फॉर पैनल CD। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं और इस CD पैनल के लिए ही मैं इस CD पैनल में एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ P, और उस पॉइंट P पे बेंडिंग के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या बनेगा उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये जो फिगर बनाया है ये क्या चीज़ है, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P इन द पैनल CD। ठीक है, एक CD पैनल में एक पॉइंट P कंसीडर किया और उस पॉइंट P पे बेंडिंग के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होगा, वो है ये। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, जैसे आप बनाते थे वैसे बना लीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा, देखिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ ज्वाइन कर दिया, और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, तो फिर जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम मिलेगा, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट, इनको मिला के जो आपको कर्व दिख रहा है ये इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है। किसके लिए, ये बेंडिंग के लिए है पॉइंट P पे, ठीक, और इस CD पैनल के लिए। ठीक, फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा कि दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट P फॉर पैनल CD। ठीक है, ये CD पैनल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब किसी भी ब्रिज ट्रस मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान रखिएगा, उनको मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखा, और फिर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना देखेंगे किसी भी ट्रस मेंबर के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम जब ब्रिज ट्रस मेंबर की बात करते हैं तो फिर एक्सियल फोर्स के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर ट्रस मेंबर्स इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज ड्रॉन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। ठीक, मैंने कहा कि किसी भी ब्रिज ट्रस मेंबर है उसके लिए हम जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ एक्सियल फोर्स के लिए करेंगे। ठीक, पहली चीज़। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हम जिस भी मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस मेंबर पे से लोड को पास नहीं करते। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लोड इज नॉट टू बी मूव्ड ऑन पैनल फॉर विच इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मुझे इस L1 L2 मेंबर जो है, ये जो पैनल है, इसके लिए अगर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो फिर इस L1 L2 के बीच में हम लोड को मूव नहीं कराएंगे। ठीक, मैंने एक चीज़ और लिखी यहाँ पे कि सेक्शन विल क्रॉसेस डेड पैनल। ठीक, इसका क्या मतलब है, देखिए जब हम किसी भी मेंबर के अंदर, ट्रस मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि हम दो मेथड जानते हैं जिनके बेसिस पे हम फोर्स कैलकुलेट करते थे, एक मेथड ऑफ जॉइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन। मतलब एनालिटिकल मेथड तो हम इन्हीं दो मेथड से करते थे। ठीक है, अब जब मेथड ऑफ सेक्शन से आप किसी भी ट्रस के अंदर, किसी भी मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करते हो तो क्या करते हो, जिस मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना होता है उस मेंबर को आप कट कर देते हैं एक सेक्शन के थ्रू। देखिए मान लीजिए मुझे इस U1 और L1 मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, तो इस ट्रस को यहाँ से काट दोगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जब काटोगे तो फिर वो सेक्शन कहीं ना कहीं से पास होगा। जैसे मान लीजिए आपने इसको कट किया तो इस तरह से पास हुआ, तो ये L1 L2 को कट कर रहा है, मतलब L1 और L2 के ऊपर से लोड पास नहीं करोगे जब आप उसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको ये जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसमें आपको और अच्छे से समझा देता हूँ कैसे। देखिए स्टार्ट करते हैं, और ये एक ट्रस मेंबर है। ठीक, ये एक ब्रिज है और उस ब्रिज के लिए ये ब्रिज पे ये ट्रस बना हुआ है और इन मेंबर्स के लिए मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना। तो शुरुआत करता हूँ, और सबसे पहले इस L0 U1 जो मेंबर है इसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग भी डाली है, मैंने कहा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर L0 U1 मेंबर।
कि इस मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का ड्रॉ होगा उसकी बात करते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इस रिएक्शन को बोल देता हूँ कि लेट वी एल नॉट, इसको मैं वी एल नॉट, सपोर्ट है इसलिए वी एल नॉट बोल देता हूँ, और इसको वी एल 6 बोल देता हूँ। ठीक है, दो सपोर्ट हैं, दोनों सपोर्ट पे जो रिएक्शन है उसको मैंने ये बोल दिया, लेट वी एल नॉट एंड वी एल 6 आर द वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शंस एट सपोर्ट एल नॉट एंड एल 6। ठीक है, अब हम मोमेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट के आउट मोमेंट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट L6 इज इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोलिएगा। ठीक, चलिए ये क्या करेगा, दिस गिव्स क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब प्लस वी एल नॉट इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 6a। ठीक है, ये 6 पैनल और एक पैनल की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है उसे मैंने a बोल दिया, तो 6a हो गया। ठीक, अब इस लोड को, यूनिट लोड को, मान लीजिए मैं यूनिट लोड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, कहीं भी प्लेस कर दीजिए बस। अब L नॉट U1 के लिए कर रहे हैं आप इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ, तो फिर इस पोर्शन में मूव नहीं करना, आप बाकी कहीं पर भी यूनिट लोड को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, दिस इज यूनिट लोड, ये यूनिट किलोन्यूटन का है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज x, इस डिस्टेंस को मैंने x बोल दिया। ये यूनिट लोड बस इस पोर्शन में, मतलब इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब इस पोर्शन, इस पैनल में यूनिट लोड को मूव नहीं करेंगे, जो मैंने अभी आपसे कहा था। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी लोड को मूव कर दीजिए, तो फिर अब देखो ये यूनिट लोड क्या करेगा, दिस गिव्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब -1 इंटू 6a माइनस x इज इक्वल टू 0। तो वी एल नॉट इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 6a माइनस x अपॉन 6a। ठीक है, और ये पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड होगा। ठीक है, तो एज एज्यूम देयरफॉर अपवर्ड, पॉजिटिव वैल्यू है मतलब एज एज्यूम देयरफॉर अपवर्ड। तो मैं रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 6a माइनस x अपॉन 6a। ठीक है, इस तरह से ये VL6 चाहिए, तो फिर हम 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तो हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना, तो यहीं से मूव करते हैं। ठीक, अब यूनिट लोड अगर L नॉट पे है, देखिए L नॉट पे रख सकते हैं, मैंने कहा L नॉट और L1 के बीच में यूनिट लोड नहीं आएगा। ठीक है, हम L1 से लेके L6 के बीच में मूव करेंगे फिर। ठीक, तो L नॉट पे हो सकता है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ केस 1, यहाँ पे मैंने लिखा केस 1। ठीक है, और केस 1 में कहा कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब है कि यूनिट लोड जस्ट इस L नॉट पॉइंट पे रखा हुआ है। तो फिर क्या होगा, तो जो 1 किलोन्यूटन का लोड है वो सीधे सपोर्ट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इस मेंबर के ऊपर L नॉट L1 मेंबर के ऊपर कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस मेंबर के अंदर कोई फोर्स नहीं होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि when x is equal to 0 means when load is at point L नॉट, मतलब लोड जब सपोर्ट पे है तो वो लोड डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ, इस सपोर्ट में, और वो इन मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक, मैंने कहा कि when load is at support L नॉट means it will not distributed in the members। ठीक है, it is directly transferred to the support। ठीक है, तो फिर ये जो फोर्स है F L नॉट U1 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस मेंबर के अंदर फोर्स की वैल्यू 0 होगी जब लोड इस L नॉट पे है। ठीक, अब केस 2 की बात करते हैं कि अगर वो यूनिट लोड इस L1 और L6 के बीच में मूव करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस 2। केस 2 में मैंने लिखा कि व्हेन
व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो और लेस देन और इक्वल टू 6a हो, मतलब x की वैल्यू a और 6a के बीच में है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर यूनिट लोड इस L1 से लेके L6 के बीच में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो फिर इस मेंबर L0 U1 के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले हम जॉइंट बना लेते हैं। बाय मेथड ऑफ जॉइंट हम जानते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट L0 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो L0 का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट L0। ये V L0 हो गया। इस फोर्स को मैंने बोल दिया दिस इज F L0 U1 एंड दिस इज F L0 L1। ठीक है, चलिए मुझे तो ये फोर्स कैलकुलेट करना है। ये एंगल कितना है वो हमें पता है कि थीटा, और इस थीटा को मैं बोल देता हूँ कि ये थीटा कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो h बाय ये थीटा हो गया, तो मैं इसको बोल देता हूँ h बाय a। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू h बाय a हो जाएगा। ये हाइट और ये बेस, तो h बाय a हो गया। ठीक है, अब हम फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट L0 इज इक्वल टू 0। ठीक, मैंने फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट L0 इज इक्वल टू 0। अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो प्लस F L0 U1 और ये क्या आएगा, इसको इधर रिजॉल्व कर लीजिए, मतलब साइन थीटा, और ये अपवर्ड लग रहा है, प्लस V L0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ से F L0 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो F L0 U1 इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा था, ये भी अपवर्ड है, तो मैंने इस तरह से रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वैल्यू है, 6a, तो ये 6a माइनस x अपॉन 6a हो गया, और ये नेगेटिव। ठीक है, और साइन थीटा मतलब यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कैसे आया वो समझ में आया? इसको वहाँ ले जाइए और साइन थीटा से डिवाइड कर लीजिए, तो कॉसेक थीटा हो गया। क्लियर? अब हम ये दो पॉइंट्स की को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे कि व्हेन x इज इक्वल टू a हो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू अगर a हो जाए तो F L0 U1 की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे a पुट कर दिया तो 5a हो गया, तो a से a कैंसिल हो गया, मतलब माइनस 5/6 कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, और व्हेन x इज इक्वल टू 6a हो जाए, ठीक है, 6a हो जाए, तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, F L0 U1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 रख दीजिए, मतलब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम इस मेंबर L0 U1 के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ होगा वो देखिए। L0 पे वैल्यू कितनी है, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू दिस इज 0। ठीक है, और जो इस x इक्वल टू a पे जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 6a पे जो वैल्यू है वो ये है। तो इन तीनों पॉइंट से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। कैसे, L0 पे वैल्यू 0, यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू जो होगी दिस इज 5/6 कॉसेक थीटा। क्लियर? और ये मैंने नीचे क्यों प्लॉट किया, क्योंकि वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और 6a पे वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जो वैल्यू होगी वो ये होगी। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये कर्व नहीं है,
तो दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर, ठीक है, किसके लिए है ये मेंबर, L0 U1 के लिए है और किसके लिए, एक्सियल फोर्स के लिए, ठीक है। एक्सियल फोर्स या F लिख लो, यहाँ पे F लिख देता हूँ मैं, है ना। एक्सियल फोर्स मतलब F से हम एक्सियल फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ F L0 U1 के लिए है ये, ठीक है। दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर F L0 U1, क्लियर। तो किसी भी मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ट्रस्ट में हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, मैंने उसकी बात की, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यूनिट लोड को इस पोर्शन में, मतलब जिसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं जिस भी मेंबर के लिए, तो उस मेंबर में जो पैनल है, देखिए जैसे L0 L1 है तो इसके लिए भी यही पैनल है, ठीक है। मतलब इस पैनल में आप लोड को मूव नहीं करोगे, और इसी तरह से इस L0 U1 के लिए जब हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसी सेम पैनल में लोड मूव नहीं करेगा। हमने लोड को L1 से लेके L6 के बीच में मूव करा के देखा और फिर L0 पे भी रख के देख लिया था, ठीक। बस उस पैनल में मूव नहीं कराया, दोनों पॉइंट्स पे हमने लोड रख के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और फाइनली इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो है वो ये आ गया, ठीक। अब सेकंड मेंबर इस L0 L1 के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात और करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो लोड इस पॉइंट L0 पे रख के देखते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिखा केस 1, यहाँ पे हेडिंग डाल दी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर L0 L1, और यहाँ पे लिखा केस 1। केस 1 मतलब व्हेन x इज इक्वल टू 0 हो, व्हेन x इज इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट लोड अगर L0 पे रखा है तो फिर वो जो लोड है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा सपोर्ट में, मतलब मेंबर में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब जो फोर्स F L0 L1 की वैल्यू होगी विच इज़ 0 होगी, ये ध्यान रखिएगा जब लोड इस पॉइंट L0 पे है तब, ठीक। अब लोड L0 और L1 के बीच में मूव नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मुझे इसी के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, इसी पैनल के लिए करना है। तो फिर अब हम केस 2 में लोड को इस L1 से लेके L6 के बीच में मूव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा केस 2 लिखा, और यहाँ पे x की वैल्यू लिख देता हूँ कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा और x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6a है, ठीक है। तो फिर अब अगर लोड इस L1 से L6 के बीच में मूव करता है तो इस मेंबर L0 L1 के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी उसे हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉइंट L0, ठीक है। अब हमें इस मेंबर L0 L1 के लिए फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट L0 बना लेते हैं। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट L0 हो गया, दिस इज VL0, ठीक है। और रिएक्शन तो सेम ही रहेगी, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F L0 U1, और ये जो फोर्स है इसे बोला F L0 L1। ये एंगल थीटा है, ये L0 जॉइंट है, क्लियर। अब मैं इस जॉइंट पे एक इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। कौन सी इक्वेशन हम लिखते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट L0 इज इक्वल टू 0। ये आपने इक्वेशन लगा ली। टुवर्ड्स राइट फोर्सेस पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, मतलब इसको बोल देते हैं प्लस F L0 L1, टुवर्ड्स राइट लग रहा है, और इसको यहाँ रिजॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, प्लस F L0 U1 और cos थीटा, क्लियर। अब यहाँ पे F L0 और L1 और यहाँ पे F L0 और U1 दोनों अननोन है तो सॉल्व होगा नहीं, तो एक इक्वेशन और लगा लेते हैं, क्या, समेशन ऑफ
वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट एल नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो प्लस वी एल नॉट प्लस एफ एल नॉट यू वन साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एफ एल नॉट यू वन इज इक्वल टू लिख लीजिए, ये होगा वी एल नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना माइनस 6a माइनस एक्स अपॉन 6a अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये एफ एल नॉट यू वन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको एफ एल नॉट एल वन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आएगी 6a माइनस एक्स अपॉन 6a, और इधर ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं कॉट थीटा बोल देता हूँ, तो 6a माइनस एक्स अपॉन 6a, और ये कॉट थीटा हो गया। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स मतलब L1 और L6 की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू अगर a हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, f एल नॉट एल वन इज इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा 5/6 कॉट थीटा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 6a हो जाए तो एफ एल नॉट एल वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से रख देना तो ये 0 हो गया। ठीक, आपको ये दो पॉइंट्स ये मिल गए, ठीक है, और एक पॉइंट ये मिल गया। तो अब इन तीन कोऑर्डिनेट के बेसिस पे हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस एल नॉट एल वन मेंबर के लिए। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींच दी, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये बेस लाइन है। अब ये सब वैल्यूज पॉजिटिव हैं, मतलब इसके ऊपर आएगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इस नेगेटिव होती हैं तो इसके नीचे लिख लेते हैं, जैसे मैंने अभी पिछले केस में लिखा था एल नॉट यू वन के लिए। चलिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 के लिए वो वैल्यू है 0, और x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू है वो वैल्यू है 5/6। इसको मैं लिख देता हूँ 5/6 कॉट थीटा। ठीक है, और x इज इक्वल टू 6a पे ये जो वैल्यू है दिस इज 0। ये स्ट्रेट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा, कर्व नहीं है ना, ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एफ एल नॉट एल वन। क्लियर? तो इस मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह का होगा मैंने उसकी बात की। ठीक, और ये पूरा पॉजिटिव है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, एक्सेस के ऊपर है तो पॉजिटिव ही होगा, एक्सेस के नीचे होता है तो नेगेटिव बोल देते हैं। ठीक, अब मेंबर U1 U2 के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिए हम U1 U2 के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहाँ पे भी हम यूनिट लोड को इस पोर्शन मतलब L1 L2 के ऊपर से मूव नहीं करेंगे। ठीक, यूनिट लोड इस पोर्शन मूव नहीं करेगा। यूनिट लोड को आप L0 और L1 के बीच में मूव करिए, और उसके बाद L2 और L6 के बीच में मूव करेगा। ठीक, और उसके बाद हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए केस 1 की बात करते हैं, और लोड अगर यूनिट लोड अगर L0 और L1 के बीच में मूव करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर U1 U2, और केस 1 में लिखा कि व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू a हो और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब यूनिट लोड इस पोर्शन में मूव करता है, यूनिट लोड इस पोर्शन में मूव करता है। ये मैंने यूनिट लोड बना दिया, और इसके डिस्टेंस यहाँ से जो है वो है x। ठीक है, अब मुझे तो सबसे पहले इस मेंबर F U1 U2 के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फिर बाय मेथड ऑफ सेक्शन हम इस मेंबर U1 U2 के अंदर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
ठीक है। तो चलिए, जिस भी मेंबर के अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है, सेक्शन को वहीं से काट दीजिए। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैंने क्या लिखा था कि सेक्शन विल, ये यहाँ पे नॉट हटा दीजिएगा, सेक्शन विल क्रॉसेस दैट पैनल, कि जिस सेक्शन से आप काटोगे वो उस मेंबर को कट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक सेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ और इस सेक्शन से ये 1 सेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया और इस ट्रस को यहाँ से काट दिया, और काटने के बाद जो ट्रस दिख रहा है वो ये है। ठीक है, देखिए ये 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर के अंदर मैंने टेंसाइल फोर्स एज्यूम कर लिए, मतलब बाहर निकलते हुए फोर्स बना दिए, वो बना दिए। ठीक है, और मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये बना दिया, और केस 1 में लोड इस L0 और L1 के बीच में मूव कर रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे नॉट गलत लिख दिया था, बस इतना याद रखना। ठीक है, सेक्शन विल क्रॉसेस डेड पैनल, मतलब जिस भी मेंबर के अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो सेक्शन को वहीं से पास करेंगे। ठीक है, सेक्शन वहीं से क्रॉस होगा। ठीक, अब इस पोर्शन के लिए मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, F(u1) u2 कैलकुलेट करना है। तो चलिए लिखते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट L2 इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। आउट ऑफ दीज 5 फोर्सेज 2 फोर्सेज विल गिव 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट L2। ये दोनों वहीं से पास हो रहे हैं, मतलब 0 मोमेंट दे देंगे। बचे कितने फोर्स, 1 2 और ये 3, इन 3 फोर्स का मोमेंट देखना है मुझे इस L2 पॉइंट के अबाउट। तो चलिए, ये VL2 क्या करेगा क्लॉकवाइज, तो प्लस VL0, ये VL0 जो है वो क्या करेगा क्लॉकवाइज, तो VL0 इंटू 2A। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 2A है, ये देखो ये A और ये A, और ये 1 का क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -1 इंटू 2A माइनस x। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और ये x माइनस कर लीजिए, तो इस लोड से इस L2 पॉइंट तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। वो क्या करेगा, वो भी क्लॉकवाइज, तो प्लस F(u1) u2 इंटू h इज इक्वल टू 0, ये हाइट h। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले तो इस VL0 की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो VL0 की वैल्यू को पुट किया तो क्या आएगा, ये है 6A माइनस x अपॉन 6A। ठीक है, ये A से कैंसिल हो गया और ये यहाँ से 3 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 6A माइनस x माइनस 3 और ये 2A माइनस x प्लस F(u1) u2 इंटू h इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे भी 3 है, ये 3 जो है वो ये 3h हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3h। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये 6A है, तो ये 6A और ये -6 है, ये कैंसिल हो गया, और ये -x और ये -x और ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस 3x प्लस F(u1) u2 इंटू 3h इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से F(u1) u2 इज इक्वल टू जो आया वो -2x अपॉन 3h आ गया। ये -x, ये प्लस 3x, मतलब 2x बचेगा, वहाँ जाके -2x अपॉन 3h हो गया। क्लियर। अब हम ये जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब F(u1) u2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। और जब x इज इक्वल टू a होगा तो ये क्या हो जाएगा, F(u1) u2 इज इक्वल टू -2a अपॉन 3h हो जाएगा। ठीक है, -2a अपॉन 3h हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे 2 पॉइंट के लिए
वैल्यूज़ मिल गई तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। बस ये ध्यान रखना ये नेगेटिव वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0 पे तो 0 है वैल्यू, और x इज़ इक्वल टू a पे जो f u1 u2 की वैल्यू है वो है, ये वैल्यू है 2a/3h। माइनस है तो मैंने ये एक्सेस के नीचे मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में आपने इतना पोर्शन मूव कर लिया क्योंकि आपने लोड अभी सिर्फ इस पोर्शन में मूव कराया, ठीक। अब इस पोर्शन में हम लोड मूव नहीं कराएंगे, ये मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब L2 और L6 के बीच में अगर लोड मूव कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब फ्री बॉडी डायग्राम हम यही रहने देते हैं और सॉल्व करते हैं। बस यहाँ से यूनिट लोड को हटा दीजिए, यूनिट लोड को हटा दोगे तो क्या होगा हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। यूनिट लोड अब क्या होगा, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से यूनिट लोड नहीं रहेगा, ठीक, क्योंकि यूनिट लोड कहाँ चला गया, यूनिट लोड का आप कहाँ मूव करा रहे हैं, यूनिट लोड का हम इस L2 के इस पार मूव करा रहे हैं, ठीक है। मतलब इस पोर्शन में यूनिट लोड नहीं है, इसका इफेक्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यूनिट लोड L2 के उस साइड है। तो चलिए अब फिर से हम लिखते हैं टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए अब 4 फोर्सेस दिख रहे हैं और इन 4 फोर्सेस में से ये 2 फोर्स का मोमेंट L2 के अबाउट 0 होगा, मतलब से 2 फोर्स का मोमेंट देखना है। ये VL0 क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज देगा, मतलब प्लस 6a माइनस x/6a इंटू 2a, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है और वो क्या करेगा, वो भी क्लॉकवाइज, मतलब प्लस F(u1 u2) इंटू h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से F(u1 u2) इज इक्वल टू लिख लेते हैं, सर मैं यहाँ तक, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या होगा, ये हो गया यहाँ पे 3, तो ये क्या आएगा 6a माइनस x/3 और अपॉन h से डिवाइड कर दीजिए। बस यहाँ पे ये एक माइनस साइन आएगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस हो गया, मतलब ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बस ये केस 2 लिख लेना है यहाँ पे, है ना, मैंने यहाँ पे केस 2 नहीं लिखा, ये आप इसको केस 2 लिख लेना। और लोड कहाँ से कहाँ तक मूव करोगे, लोड ये 2a से लेके 6a के बीच में मूव कर रहा है ना, ये केस 2 के लिए डायग्राम है, ठीक। अब तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a पुट कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी माइनस 4a/3h। और व्हेन x इज इक्वल टू 6a तो फिर F(u1 u2) इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने जब लोड 2a से 6a के बीच में मूव कर रहा है तो फिर से 2 पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो L2 के पास जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है माइनस 4a/3h, माइनस है मतलब इस एक्सिस के नीचे ही आएगी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ आएगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू है 4a/3h और यहाँ पे 0 है, मतलब ये इस पॉइंट पे 0 हो गया। ये सब स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखने का। और ये वैल्यू नेगेटिव ही है, ठीक है, ये नेगेटिव है, एक्सेस के नीचे मतलब नेगेटिव। एंड दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर F(u1 u2) हो गया, ठीक है। हमने 2 केसेस में लोड को पास किया, एक L0 L1 के बीच में मूव किया और उसके बाद इस पोर्शन को छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि इसके लिए ही मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है, U1 U2 के लिए। तो इस पैनल में लोड मूव नहीं करेगा, तो फिर L2 से लेके L6 के बीच में हमने केस 2 में लोड को मूव किया, ठीक है, मतलब 2a से लेके 6a के बीच में। तो फिर उससे आपने ये 2 पॉइंट्स पे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, तो फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो बनेगा इस U1 U2 के लिए वो कुछ इस तरह का होगा, क्लियर। अब मेंबर U1 L2 के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हम और ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी L1 और L2 जो पैनल है इस पे से हम यूनिट लोड को मूव नहीं करेंगे, ठीक। और मैंने कहा कि हम मेथड ऑफ सेक्शन से फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो सेक्शन कट करेगा अभी भी वो 1-1 सेक्शन ही होगा। क्यों? क्योंकि इसी मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करना है आपको, तो इसको कट कर दीजिए। इसी मेंबर को जब कट करना है तो इसी सेक्शन से कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1-1 सेक्शन ही उस मेंबर को कट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का, कट करने के बाद जो बचा, ठीक है। और मैंने कहा कि यहाँ पे हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। जब यूनिट लोड L0 से L1 के बीच में मूव कर रहा है तब क्या होगा, ठीक है। मतलब जब x की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में है तो फिर क्या होगा। मतलब यूनिट लोड अगर इस पोर्शन में है L0 से लेके L1 के बीच में कहीं अगर यूनिट लोड है, इसको मैंने 1 किलो न्यूटन बोल दिया यूनिट लोड, और इसके डिस्टेंस यहाँ से जो है वो है x। क्लियर? तो फिर अब इसका क्या इफेक्ट होगा हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम इक्वेशन लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो मोमेंट ले लीजिए L2 पॉइंट के बोर्ड और सॉल्व कर लीजिए, या डायरेक्टली हम एक सिग्मा v = 0 भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक। इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का समेशन 0 कर दीजिए, ठीक है। तो ये VL0 ये अपवर्ड लग रहा है, ये रिएक्शन, तो ये कितनी है प्लस 6a माइनस x अपॉन 6a, ठीक है। ये पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड लग रही है, 1 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लग रहा है तो -1, ठीक है। और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, वो फोर्स हॉरिजॉन्टल है, तो उसको वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये फोर्स है, ठीक है, ये एंगल थीटा, मतलब ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो फिर इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, मतलब -F U1 L2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। F U1 L2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 से यहाँ चला गया तो 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बचेगा F U1 L2 इज इक्वल टू, ठीक है, उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा -x अपॉन 6a, और ये साइन थीटा, इसे डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो ये वैल्यू है F U1 L2 की, ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, L0 से लेके L1 तक। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि when x इज इक्वल टू 0, तो F U1 L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसी तरह से when x इज इक्वल टू a, तो F U1 L2 इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ पे a रख दीजिए तो a से कैंसिल, मतलब -1/6 कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो फिर ये हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स मिल गए मुझे, तो 2 पॉइंट्स पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट हो गया, और x इज इक्वल टू a पे जो वैल्यू है वो है माइनस में है, मतलब x इसके नीचे आएगी, और ये जो वैल्यू होगी 1/6, यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/6 कॉसेक थीटा, 1/6 कॉसेक थीटा हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, और लोड अगर इस 2a और 6a के बीच में हो, मतलब अगर यूनिट लोड L2 और L6 के बीच में मूव करता है तो क्या होगा, ठीक। बस ये ध्यान रखना कि L1 और L2 के बीच में यूनिट लोड को हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको बोलता हूँ केस 2, इसको केस 2 बोल दिया,
और यूनिट लोड जो मूव करेगा वो 2a से लेके 6a के बीच में मूव करेगा। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू वेरी करेगी वो 2a से लेके 6a के बीच में वेरी करेगी। ठीक है, और यूनिट लोड जो होगा वो यहाँ से हटा दीजिए, मतलब इस पोर्शन में यूनिट लोड नहीं होगा। ठीक है, यूनिट लोड इस पोर्शन में नहीं होगा, बस यूनिट लोड इस L2 के राइट साइड में होगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इस लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन का। ठीक, अब यहाँ पे भी हम फिर से यही इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो यही इक्वेशन जब अप्लाई करोगे तो क्या होगा हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लगा देना। ठीक, यहाँ पे मैंने कहा कि सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू 0 मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये अपवर्ड लग रहा है तो ये रिएक्शन अपवर्ड हो गई, और ये जो फोर्स है इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। तो माइनस एफ u1L2 और ये क्या होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0। और तो कोई वर्टिकल फोर्स है नहीं, ये दोनों वर्टिकल फोर्स है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी एफ u1L2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 6a माइनस एक्स अपॉन 6a और इधर कॉसेक थीटा। ठीक है, ये माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, मतलब ये वैल्यू आ गई। क्लियर, अब यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 2a हो जाए, 2a हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज यहाँ पे 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4a/6a, मतलब 4/6 हो जाएगा। तो 4/6 कॉसेक थीटा हो जाएगा, 4/6 कॉसेक थीटा हो गया। ठीक है, ये 2/3 कॉसेक थीटा हो गया। और व्हेन x इज इक्वल टू 6a होगा तो यहाँ पे 6 से पुट कर दीजिए, मतलब ये जो वैल्यू होगी दिस इज 0। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये 0 हो जाएगी। ठीक है, ये 6a हो गया, ये 6a तो ये 0 हो गया। क्लियर, तो अब इसको ये बस ये ध्यान रखना ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो L2 पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। और कितनी वैल्यू है वो है ये वैल्यू है 4/6 या 2/3 कर लीजिए इसको, दिस इज 2/3 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ कर दीजिए, ये पॉजिटिव हो गया और L6 पे वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 हो गई। तो ये पॉजिटिव पोर्शन है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का और ये नेगेटिव है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, बस ध्यान रखिएगा। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एफ u1L2 हो गया। ठीक है, u1L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ठीक, अब एक लास्ट मेंबर u1L1 के लिए हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इस मेंबर के अंदर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो फिर लोड हम किस पोर्शन में पास नहीं करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले तो यहाँ पे इस मेंबर को देख के मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोड को हमें किस पोर्शन में पास नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ऐसा कोई पैनल नहीं है जिस पे से हम ये बता पाएँ कि लोड इस पैनल पे से पास नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने जो सेकंड कंडीशन बोली थी क्या, कि सेक्शन विल क्रॉस दैट पैनल। ठीक है, कि सेक्शन जो हम चूज़ करेंगे वो इस तरह से पास होना चाहिए जो उस पैनल को कट करे। तो देखिए यहाँ पे मुझे इस मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है तो हम एक सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये सेक्शन मैंने बोल दिया दिस इज सेक्शन 2-2। ठीक है, जो इस मेंबर u1L1 को कट कर रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन विल कट क्रॉस या सेक्शन विल कट या क्रॉसेस दैट पैनल। तो इस पैनल को वो कट कर रहा है, तो कट पैनल को या मेंबर को कट कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा इस मेंबर को कट कर रहा है मतलब इस पैनल को कट कर रहा है। तो फिर जिस पैनल को कट किया वहाँ से लोड पास नहीं होगा। ठीक, मतलब इस केस के लिए भी हम L1 और L2 के ऊपर लोड मूव करा के नहीं देखेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट केस में L0
और L1 के बीच में यूनिट लोड मूव कराएंगे, और सेकंड केस में L2 से लेके L6 के बीच में लोड मूव कराएंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेंबर के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी चार केसेस के बाकी चार मेंबर में जो आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ किया उसके कंपैरिजन में। ठीक, क्योंकि बाकी जो मेंबर्स थे उनके लिए तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा था कि किस पैनल में से मुझे यूनिट लोड मूव नहीं कराना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आपने काटा तब पता चला कि इस L1 और L2 के ऊपर से हमें लोड मूव नहीं कराना। ठीक, क्योंकि आप इसी तरह से काट सकते हैं, जब इस तरह से काटोगे इस तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन फिर एक तो 4 मेंबर कट करेंगे और फिर आपको ये वाला पोर्शन लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी फिर उस केस में हम L0 और L1 इसके ऊपर से लोड पास नहीं कराएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो अपन आगे चलते हैं और सॉल्व करके देखते हैं और इस मेंबर के अंदर फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं, किसके अंदर, F L1 U1 के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं केस 1 की बात करता हूँ। मैंने यहाँ पे 5th मेंबर के लिए लिखा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर U1 L1 और केस 1 लिखा। ठीक है, और केस 1 में L0 और L1 के बीच में हम लोड को मूव कराते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिट लोड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यूनिट लोड आप इस पोर्शन में तो मूव करा ही सकते हैं, 1 किलो न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज x। क्लियर, अब यहाँ पे मुझे टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो एक पॉइंट का आउट मोमेंट ले लेते हैं। एक पॉइंट का आउट मोमेंट ले लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट L0 इज इक्वल टू 0। और L0 के अबाउट मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखिए टोटल 5 फोर्सेस में से 1 2 एंड 3 ये दीज 3 फोर्सेस विल गिव 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट L0, कि ये 3 फोर्स 0 मोमेंट दे रहे हैं L0 के अबाउट, क्योंकि वहीं से पास हो रहे हैं, या तो उस पॉइंट पे आ रहे हैं या उस पॉइंट से जा रहे हैं। ठीक है, मतलब इन 3 फोर्सेस का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट 0। तो फिर ये क्या करेगा उसकी बात करते हैं। 1 का क्या करेगा क्लॉकवाइज, तो +1 × x, और ये फोर्स क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब -F L1 U1 इंटू ये डिस्टेंस दिस इज A, मतलब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से F L1 U1 इज इक्वल टू जो आया वो आया x अपॉन A। ठीक है, L1 U1 बोल दीजिए या U1 L1 एक ही बात है, तो ये आ गया। क्लियर, प्लस x/A। अब हम ये दो पॉइंट्स पे वैल्यूज देख लेते हैं इस फोर्स की। तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो F L1 U1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और व्हेन x इज इक्वल टू A, तो ये वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर दीजिए कि A की जगह x की जगह A, ये मतलब 1 हो जाएगा। F L1 U1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर, मतलब इन दो पॉइंट्स पे तुम्हें वैल्यूज़ मिल गई हैं तो ड्रॉ कर ही सकता हूँ, तो मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये वैल्यू है 1। ठीक, L0 और L1 दो पॉइंट्स पे मुझे वैल्यूज़ पता थी इस फोर्स की, तो वो मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक, अब मैंने कहा L1 और L2 के बीच में लोड पास नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्शन 2 इसी को कट कर रहा है। ठीक है, इसी पे से क्रॉस कर रहा है, तो L2 और L6 के बीच में अब हम लोड मूव करते हैं, मतलब 2A, ये केस 2 बोल दिया मैंने, और 2A से लेके 6A के बीच में लोड को मूव करता है। ठीक है, तो फिर जब इधर लोड को मूव करोगे मतलब यूनिट लोड यहाँ नहीं होगा। ठीक है, यूनिट लोड जो है वो इस पोर्शन में मूव नहीं करेगा, सिर्फ हम उसको L2 के आगे मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब फिर से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने दिख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फोर्स जो है वो है 4। क्लियर, टोटल नंबर ऑफ फोर्स हो गए 4। ठीक है, और आउट ऑफ दीज 4 फोर्सेज 3 फोर्सेज विल गिव 0 मोमेंट अबाउट पॉइंट L0। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट L0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन अप्लाई करी, तो फिर यहाँ पे एक ही फोर्स है और वो क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब
माइनस FL1 U1 इंटू ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही फोर्स है, मतलब ये 0 ही होगा। आपको डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ये फोर्स 0 ही है। तो यहाँ पे जाओ तो लिख लो x इज इक्वल टू 2a और यहाँ पे लिख लिया x इज इक्वल टू 6a। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, FL1 U1 इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, क्योंकि वो 0 ही है। ठीक, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो ड्रॉ होगा वो किस तरह का होगा, इस पॉइंट पे 1 है और L2 पे है 0, मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर FU1 L1। ठीक, उसी के लिए आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना था, तो वो ये मिल गया। ठीक, अब इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम से मुझे एक चीज़ और पता चली कि अगर आप लोड को इस 2A से 6A के बीच में मूव करते हैं, मतलब L2 से लेके L6 के बीच में मूव करते हैं, तो फिर इस मेंबर U1 L1 के अंदर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी। इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम को देख के भी मुझे पता चलता है। ठीक, और ये देखिए यहाँ से भी पता चलता है कि 2A से लेके 6A के बीच में ये फोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक, अब रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 14वें पार्ट में, हम किसी भी ट्रस मेंबर के अंदर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस पे बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके और देखेंगे।